महाराष्ट्राचा अभिमान, महाराष्ट्र दिनमान. नमस्कार, मी विजय चोरमारे. महाराष्ट्र दिनमानमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण एका वेगळ्या पाहुण्यांना भेटणार आहोत. CPI-ML म्हणजे भाकप माले या नावाने ज्या पक्षाला ओळखलं जातं त्या पक्षाचे नेते दीपांकर भट्टाचार्य आज आपल्यासोबत आहेत. गेल्या काही वर्षात देशभरात डाव्या पक्षांची ताकद क्षीण होत असताना मधल्या काळात बिहारमध्ये भाकप माले या पक्षानं निवडणुकीच्या मैदानात खूप चांगलं यश मिळवलं आणि आपलं लक्ष वेधून घेतलं. या पक्षाचे नेते दीपांकर भट्टाचार्य आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत बिहारमधल्या निवडणुकांच्या संदर्भात, देशातल्या एकूण विरोधकांच्या राजकारणाबद्दल आणि देशातल्या एकूण आजच्या परिस्थितीबद्दल. दीपांकर जी नमस्ते. महाराष्ट्र दिनमा में आपका स्वागत है. कोल्हापुर में आपका स्वागत है. शाहू जी महाराज की इस नगरी में आपका स्वागत है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ दिन पहले आए. आप कैसे देखते उनकी तरफ, क्योंकि देखो हरियाणा के नतीजे आए, महाराष्ट्र के नतीजे आए, वही रिपीटेशन बिहार में हुआ देखा. तो आप इस नतीजों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये आशंका तो थी कि कुछ महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में करने की कोशिश है. हम लोगों को जरूर ये उम्मीद थी कि बिहार में हम लोग इसको रोक पाएंगे, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि जो उनकी साजिश थी वो सफल हो गई. हम लोग इसको रोक नहीं पाए. तो दरअसल महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो काफी हद तक पर्दे के पीछे से हुआ, और बिहार में जो कुछ हुआ ये जिसको आप डे लाइट रॉबरी कह सकते हैं, पूरे बिल्कुल दिन के उजाले में जो कुछ भी इन्होंने किया आमतौर पे बहुत सबके आंखों के सामने किया. SIR जो देश में अब तो कई राज्य में हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रयोग की शुरुआत बिहार से हुई और उसका जो इम्पैक्ट है वो अब धीरे धीरे और ज्यादा समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे SIR ने इस बार के चुनाव को प्रभावित किया. और दूसरा, जो जिस तरीके से पैसे बांटे गए दोनों, एक तो सरकार के जरिए लोगों के खातों में पैसे भेजने का काम इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ. और दूसरा, जो चुनाव में अब चाहे वो कॉरपोरेट से मिला पैसा हो, जहां से आया हुआ पैसा हो, ये जो इतने बड़े पैमाने पर पैसों का खेल, वो बिहार में मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ. चुनाव में बिहार में तो इतने पैसों का इस्तेमाल कभी नहीं होता था. तो ये सब कुछ हुआ और उसका परिणाम सामने है. तो वोट तो हम लोगों को जो 2020 में मिला था, अगर संख्या की बात करें तो कुछ उससे बल्कि ज्यादा वोट मिले. 13 लाख वोट हमें मिले थे 2020 में. 13 लाख वोट ला करके हम लोग 12 सीट जीते. इस बार 14.25 लाख वोट मिले और 14.25 लाख वोट ला करके हम लोग 2 सीट जीत पाए. अब ये है पूरे चुनाव जो हमारा सिस्टम है, फर्स्ट पॉस्ट द पोस्ट सिस्टम, तो उसका ये खेल है. लेकिन अब सरकार जो नई बनी है, अब वो आते ही अब बिहार में बुलडोजर राज शुरू किया है. तो वो प्रयोगशाला शुरू हुआ है. जिस नीतीश कुमार को लेके इतनी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया, उनके सशक्तिकरण के लिए, आज पूरे देश में नीतीश कुमार को लेके इस बात के लिए चर्चा है कि उन्होंने एक यंग महिला डॉक्टर जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनके हिजाब उतारने का काम किया है पब्लिकली. और खुल करके भाजपा के, जदयू के नेता इसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे अच्छा किया है उन्होंने. तो अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि बिहार में क्या हुआ है. SIR का इम्पैक्ट कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं? SIR की जो शुरुआत उन्होंने जो प्रयोग बिहार से शुरू किया, उससे कितना इम्पैक्ट हुआ बिहार का चुनाव? बड़ा इम्पैक्ट है और बहुआयामी इम्पैक्ट है. जैसे एक तो लोग जो देख रहे हैं कि जहां भी SIR होगा तो 10% लोगों का नाम चला जाएगा. तो बिहार में भी करीब करीब ऐसा ही हुआ. 70 लाख लोगों के नाम काटे गए. तो फिर मान लीजिए बाद में 25 लाख नए नाम जुड़े. 70 लाख में से भी कुछ लोगों के नाम, कुछ नए लोगों के नाम लगे, लेकिन काटे गए तो 70 लाख लोगों के नाम. तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि
30-35 लाख हो सकता है ऐसे लोग हों जिनका नाम काटना गलत नहीं है। सच में गुजर गए हैं, सच में बिहार से बाहर चले गए हैं, लेकिन 30-40 लाख तो ऐसे लोग बिल्कुल हैं गलत तरीके से जिनके नाम काट दिए गए। दूसरा, जिनके नाम जोड़े गए वो ज्यादातर हमने देखा कि उसमें जबरदस्त बायस काम कर रहा है। हमारे लोगों ने जो भी वोटर लिस्ट पे नए नाम जोड़ने के लिए नाम दिए उसमें से कम ही नाम जुड़ पाया, और ज्यादातर इसमें सरकारी खेमे का जो काम रहा। तो एक तो एसआईआर के जरिए ये हुआ कि स्टैटिस्टिकली अगर आप इसको देखेंगे तो हर विधानसभा में करीब 15-20 हजार का फर्क पड़ गया, और वो फर्क ऐसा पड़ा कि पलड़ा झुक गया एनडीए के पक्ष में। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में एसआईआर लाया गया ठीक चुनाव से पहले, 3 महीना पहले जून में, और अब तो लोग एसआईआर से थोड़ा परिचित होने लगे, लेकिन बिहार में तो पहली बार तो शौक था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सारे लोग वो एसआईआर को लेकर के बिल्कुल हमारा फोकस उसी पर चला गया कि वोट को बचाना है, ठीक है। और जिस समय हम लोग वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे उसी दौर में सरकारी पक्ष बीजेपी, जेडीयू, इनका एसआईआर से तो मतलब नहीं था, क्योंकि एसआईआर का काम तो मैंने एक तरीके से भी ये लोग कर रहे हैं, उनका प्रशासन लगा हुआ है। उनकी जो सरकार और पार्टियां हैं वो उसी दौर में जिन कारणों से जनता सरकार से नाराज थी, बिहार में महिलाओं के कभी पैसे बढ़े ही नहीं थे, पेंशन 400 रुपए का मिलता था, बिजली फ्री नहीं थी, इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे थे, जनता सड़क पर थी। उन्होंने उसी आखिरी 3-4 महीने में इन्हीं सवालों पर थोड़ा थोड़ा करके 125 यूनिट बिजली फ्री कर दो, 400 रुपए के पेंशन को बढ़ा करके 1100 कर दो, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दो, ये सब काम इन्होंने किया। तो उस समय जरूरत इस बात की थी कि और ज्यादा हमें जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाना था कि कैसे जनता के आंदोलन की ही ताकत है जिसके बल पर सरकार को आज इन मुद्दों को थोड़ा थोड़ा मानना मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इसी दौर में हम लोग उलझ के रह गए एसआईआर को लेके। ये एक तरह का मिसमैच हुआ, जो वक्त की मांग कुछ और थी लेकिन हमें कुछ और करना था, लेकिन हम सब लोग एसआईआर में फंस गए। तीसरी जो बात है, एसआईआर से एक लोगों में आतंक फैला, एक फियर साइकोसिस, और जो हम लोगों का भी था कि भाई वोट चोरी, आज वोट की चोरी है, कल राशन की चोरी, परसों पेंशन की चोरी, आपके अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे। बात सही है, लेकिन लोग अगर कहीं डर जाए, आतंकित हो जाए, तो तब ये जो सरकारी प्रचार है कि डरो मत, सरकार के साथ रहो, शासक दल के पक्ष में वोट डालो, नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, और साथ रहोगे तो बचेगा। अब ये जो आतंकित लोग हैं उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है सरकार के लिए। तो मेरे ख्याल से एसआईआर से ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, फियर साइकोसिस, उसमें भी नुकसान किया है। तो इस तरह से एसआईआर ने तो बड़ा, एसआईआर को बाहर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बिहार का चुनाव का रिजल्ट कुछ और होगा। एसआईआर बहुत सेंट्रल है इस मामले में, और मेरे ख्याल से अब जहां जहां चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु से आंकड़े आ रहे हैं, हर जगह एसआईआर का पूरा छाप आपको चुनाव में अब दिखेगा। आपने ये एसआईआर का बताया, और कुछ चुनाव के पहले जो योजनाएं होते उनके बारे में भी बात की। क्या अब आगे के चुनाव में यही वहाँ के सरकारों की मोडस ऑपरेंडी बनेगी कि चुनाव के पहले लोगों के खाते में कुछ डायरेक्ट पैसे डाले और चुनाव जीते, ऐसी कहीं एक प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस बनेगी? हाँ, बन जा सकता है कहीं भी, अगर ये परिपाटी बन जाए कि 5 साल आपको कुछ करना नहीं है, जनता आंदोलन करे, उस आंदोलन पर लाठी चलाओ, जनता की बात सुनो मत, लेकिन चुनाव से पहले थोड़ा बहुत पैसे दे दो। तो ये खेल तो अब लगभग मोदी जमाने में ही तो हो रहा है कि 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अब उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये पूरे देश में अभी आप देखिए, जबकि लोगों को जो रोजगार गारंटी के नाम पर कानून मिला हुआ था, उस कानून का हत्या कर रहे हैं। आप लोगों के कानूनी अधिकार को छीन रहे हैं,
कानूनी अधिकार को छीन करके अब उनको थोड़ा थोड़ा आप कहेंगे हम किसान को सम्मान के नाम पर ऐसा देंगे, बेरोजगारों को 1,000 रुपए का भत्ता देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, तो लग रहा है कि अपने जेब से कोई पैसे दे रहे हैं। पैसे आप जो दे रहे हैं वो तो देश के ही पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, हमारी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, उसी पैसे का दे करके आप वोट लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए बहुत, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लेकिन निश्चित तौर पर लोग इससे सीखेंगे और एक समय आएगा कि जब ये हथियार अब काम नहीं करेगा सरकार के लिए। यहाँ और एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, सरकार किसानों की तरफ से खाद का और किसी का बहुत सारा पैसा साल भर निकाल लेती है और महीना 2,000 करके कुछ उन्हें दे देती है, और कुछ ऐसी योजनाएं चुनाव बाकी 5 साल लूटते रहते हैं और एक चुनाव के पहले दे देते हैं। इस बारे में विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती कि लोगों को इस बारे में जागरूक करे, सरकार का ये जो ठगी है इसके बारे में लोगों में जाके एग्रेसिवली उन्हें बताए। इसमें कुछ विपक्ष कम पड़ रहा है, आपको लगता है? नहीं, ये काम तो जरूर है और हमें नहीं लगता है कि, देखिए, अगर ये हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के बीच में काम किया, लोग जागरूक है नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने 10,000 रुपए पर वोट डाल दिया। अगर वाकई तमाम महिलाएं अगर वोट दे देती तब तो हम लोग कहीं के नहीं रहते। तो अगर हमें 14 लाख वोट मिले हैं तो 14 लाख में कुछ नहीं तो 6-7 लाख महिलाओं के वोट मिले हैं। तो ये जो 6-7 लाख महिलाएं कौन है जो ये 10,000 के आंधी में भी लाल झंडे के लिए, माले के लिए वोट कर रही है? तो वही महिलाएं हैं जो संगठित हैं, जिनके पास संघर्ष की चेतना है। तो हमें लगता है कि देखिए, संघर्ष की चेतना, संगठन का असर, ये तो अपनी जरूरी है और इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने का मतलब क्या होता है? जैसे हमने देखा कि हम 95 वोट पर चुनाव हार गए सीट पर, तो वो अगर हम उसकी बात करेंगे कि 1 लाख वोट इधर से उधर हुआ, हम 14 लाख पाए, 2 सीट जीते। अगर हम 15 लाख हम लोग पाते तो 12 सीट हमारी बचती। तो 2 सीट और 12 सीट के बीच का अंतर है 1 लाख। ये जो 1 लाख वोट की हम बात करेंगे, वो जो मार्जिनल वोट है, वहां निश्चित तौर पर थोड़ा और लोगों के बीच में प्रचार, और लोगों के बीच में संगठन, थोड़ा और लोगों का बीच में आंदोलन की ताकत, उससे फर्क पड़ता है। तो हमें लगता है कि बेस तो है, लेकिन इसको और धारदार बनाना, इसको थोड़ा और विस्तार देना, ये निश्चित तौर पर जरूरी है। बिहार की बात कर रहे हैं हम, इसलिए फिर बिहार का ही जिक्र करूंगा। महागठबंधन में जो आरजेडी की तेजस्वी यादव की भूमिका रही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम बाकी पार्टियों के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि इन पार्टियों को हम लोग जानते हैं। तो जो जैसी पार्टी है, तो अगर हम मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीद करेंगे कि उन्होंने इस पर आंदोलन नहीं किया, उस पर आंदोलन नहीं किया, ये कहना ही बेकार है, क्योंकि आंदोलन की पार्टी नहीं है। अगर हम कांग्रेस के बारे में कहेंगे कि कांग्रेस के नीचे कोई संगठन है नहीं। तो जहां संगठन नहीं है, जहां आंदोलन नहीं है, जहां विचारधारा की बहुत कोई धार नहीं है, वहां हम उसकी बहुत बात नहीं करेंगे। लेकिन अब उन पार्टियों के अंदर भी जरूर ये बात आ रही है कि हमें जिस तरह से लड़ना था चुनाव, जो समय बर्बाद हुआ सीटों के तालमेल में, अंत तक मामला फंसा रहा, 12 सीट में लोग उलझ के रह गए फ्रेंडली फाइट के नाम पर। तो बहुत कुछ हुआ है जो जिसको संभालना संभव था। तो जो संभव था लेकिन नहीं हो पाया, उस पर जरूर चर्चा करने की जरूरत है। और शेष तो हम सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक व्यापक गठबंधन है, तरह तरह की विचारधारा की पार्टी, तरह तरह के इतिहास की पार्टी, और सब लोग हम लोग एक साथ आए हैं एक संविधान की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, और जिस तरीके से देश पर फांसीवाद हावी होना चाह रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये काम हमें लगता है कि हम लोग मिलकर आगे और बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक। तो आप बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में हर तरह के पार्टियां है, अलग अलग उनका चरित्र है। तो आज इंडिया गठबंधन की स्थिति में, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की स्थिति कैसी है? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी एक बनने की प्रक्रिया में है। मैं इसको कोई बहुत फाइनल, कोई मैच्योर उस तरह का गठबंधन के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं कहता हूँ एक वर्क इन प्रोग्रेस है। परिस्थिति की मांग है
और परिस्थिति की मांग के चलते लोग एक साथ आए हैं। लोकसभा चुनाव में साथ साथ थे, वो भी पूरे देश में नहीं, कई राज्य में अलग अलग भी थे, बंगाल में, बंगाल। केरल हाँ, में, ठीक। अभी कई राज्य में अलग अलग हैं। लेकिन पार्लियामेंट में मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जैसे अभी जो सत्र चल रहा है तमाम मुद्दों पर, अभी जो ग्राम जी बिल ला करके मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के बिल आ रहा है, न्यूक्लियर पावर का प्राइवेटाइजेशन, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, इन तमाम सवालों पर हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन एक है, एक स्वर से कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, बाहर के जो आंदोलन है, तो बाहर के आंदोलन और पार्लियामेंट के अंदर की बहस, ये दोनों में और ज्यादा जबरदस्त कनेक्शन की जरूरत है। इसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे अभी ही आप देखेंगे कि ये पूरे ग्रामीण मजदूरों में, खेत मजदूरों में भारी आक्रोश है। बहुत लोगों का भी पता ही नहीं है कि मनरेगा कानून खत्म हो गया। लोग लड़ रहे हैं कि भाई मनरेगा का पैसा हमारा बकाया रह गया, पैसे दो। मनरेगा में 100 दिन नहीं, हमको 200 दिन काम दो। मनरेगा में हमें मिनिमम वेज की गारंटी करो। तो लोग तो और मजबूत मनरेगा की मांग कर रहे थे। लोग मांग कर रहे थे कि हमें शहर में भी गांव की तरह रोजगार गारंटी कानून दो, और इन्होंने पलट दिया सब कुछ। अभी जानकारी लोगों के बीच में जानी चाहिए। अब आप देखिए कि इस समय जो लेबर कोड आया है, वो कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बनना शुरू हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी भूमिका रही है, आजादी का आंदोलन कितनी बड़ी भूमिका, उसके दबाव में कानून बने। तो आजादी के आंदोलन के दबाव में जो कानून बने थे, आज ये सरकार कह रही कि वो अंग्रेजों का कानून था, और अंग्रेजों के कानून कह करके उसको पलट करके अभी आप पूरे एक तरह से कंपनी का जंगल राज, ये लोग जंगल राज शब्द उनके लिए बहुत पॉपुलर शब्द है। मैं कह रहा हूं आप तो वही जंगल राज थोपना चाहते हैं मजदूरों पर। तो ये जो थोप रहे हैं, इसके खिलाफ जितना बड़ा आंदोलन चाहिए, हमें लगता है कि वो वहां इंडिया गठबंधन को और ज्यादा भूमिका निभाने की जरूरत है। मजदूर आंदोलन के साथ खड़ा होना, गांव के गरीबों के साथ खड़ा होना, पूरे देश में किसानों के साथ खड़े होना, महिलाओं के साथ खड़े होना, ये जरूरी है। ये वाम दल और कांग्रेस के बीच की साझेदारी कैसे आगे बढ़ रही है? अब इसमें देखिए फर्क रहेगा अलग अलग राज्य में। अब जैसे केरला है तो वहाँ तो दोनों अपोजिशन, बिल्कुल अपोजिशन में है, और एक तरह से बीजेपी फिर भी कुछ तो बढ़ ही रही है केरल में। अब ये कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है, ये लेफ्ट के लिए भी चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल है जहाँ पता नहीं कांग्रेस और लेफ्ट अभी सीपीएम एक साथ है कि नहीं है। तो हमें लगता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है, लेकिन मोटे तौर पर इस दौर में आज जो लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से 3 चीज, जो आजादी का आंदोलन, उसकी पूरी विरासत, आजादी के आंदोलन से मिला हुआ संविधान, और उस संविधान के आधार पर देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, आजादी की विरासत, संविधान और संसदीय लोकतंत्र, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों को ही बीजेपी एक तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं और देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आरएसएस के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो वैसे में हमें लगता है कि ये आजादी के आंदोलन में, इसलिए मैं हमेशा इसको इसी रूप में देखता हूं कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई का दौर है। तो आजादी के आंदोलन के दौर में जैसे अलग अलग ढंग से लोग लड़ रहे थे, गांधी का तरीका अलग, अम्बेडकर का अलग, नेहरू का अलग, भगत सिंह का अलग, लेकिन सारे लोग कुल मिला के देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज भी वैसे ही अलग अलग विचारधारा, लेकिन हम सबको साथ आकर के लड़ना पड़ेगा देश की रक्षा के लिए। मगर आज जिस तरह बीजेपी एक मजबूत पार्टी बन गई है और विपक्ष वैसे भी बिखरा हुआ है, लगता है आज का विपक्ष बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सक्षम है? नहीं, सक्षम बनना पड़ेगा। हमें लगता है कि देखिए अब बीजेपी भी, क्या बीजेपी के पास इतनी ताकत कल भी थी? ऐसा नहीं है। क्या आरएसएस का भी 100 साल, लोग कहते हैं आरएसएस का भी 100 साल, कम्युनिस्टों का भी 100 साल, तो आरएसएस कहां से कहां गया? लेकिन 100 साल में आरएसएस के पास इतनी ताकत कहां आई, कब से आई?
ये तो जब मोदी जी सत्ता में आए उसी दौर से सत्ता का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो हमें लगता है समय समय की भी बात होती है। तो विपक्ष, आज आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय विपक्ष जरूर कमजोर है और विपक्ष की कमजोरी का फायदा ये उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को तो मजबूत बनना पड़ेगा और विपक्ष को मजबूती जनता से ही ताकत मिलती है। ताकत तो जनता के पास है और जनता जब इस पूरे संकट से जूझ रही है तो कभी कभी थोड़ा समय लगता है। जैसे एसआईआर अच्छा है, बुरा है, फायदा है, नुकसान है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लोगों को। एक बार लोग समझ जाएंगे। दोबारा क्या मोदी सरकार अब नोटबंदी कर सकती है? दोबारा नहीं कर सकती, लेकिन पहली बार जब किया लोग भ्रम में थे कि भाई हो सकता है काला धन खत्म हो जाए इससे। तो लोगों को अक्सर ये होता है कि एक तजुर्बा चाहिए, एक अनुभव से लोग सबक लेते हैं उससे गुजरते हुए। तो लोग जरूर समझ रहे हैं और लोगों का ये जो अनुभव है वो एक धीरे धीरे उससे राजनीतिक चेतना का निर्माण भी होगा। इसी में हमें लगता है कि अपोजिशन की पार्टीज को, खासकर लेफ्ट जो लंबी लड़ाई की पार्टी लेफ्ट है, लंबी लड़ाई की विचारधारा वामपंथियों के पास है। आज क्या होगा, कल क्या हुआ, वो एक अलग बात है। तो वामपंथी विचारधारा भी 100 साल से संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन देश में है। तो हमें लगता है कम्युनिस्टों को खासकर इस लंबी लड़ाई की पूरी तैयारी करके व्यापक जनता को साथ लेके लड़ना होगा। तो समय की बात है और जरूर अगर आजादी हमें मिली है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, उस दौर में तो ये सोचना भी मुश्किल था। जिस दौर में भगत सिंह शहादत दे रहे थे, क्या सोचना बहुत आसान था कि अंग्रेजों का राज कभी खत्म होगा देश में? लेकिन अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, लोगों ने कर दिया खत्म। तो उसी तरह से ये मोदी सरकार जो लग रहा है कि शायद मुश्किल है अभी इसको हटाना, ये मुश्किल भी एक समय की बात है। एक समय जरूर जल्दी आएगा कि जब ये सरकार हटेगी। मैं उसी सवाल पर आ रहा था जिसका आपने जिक्र किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी, एक तरफ आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है, दूसरी तरफ वामपंथी आंदोलन भी अपनी शताब्दी मना रहा है। इन दोनों विचारधाराओं के 100 साल के जो प्रवास रहा है, 100 साल का जो सफर रहा है, आप क्या कैसे देखते हैं दोनों को, इस सफर को? देखिए, दोनों में कॉमन इतना ही है कि दोनों के पास 100 साल, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि आरएसएस जो है वो तो एक गैर कानूनी संगठन है जिसको आजादी के तुरंत बाद सरदार पटेल, जिनको भाजपा अपने प्रतीक मानती है, सरदार पटेल ने उस आरएसएस पर पाबंदी लगाई और ये कहकर के उन्होंने पाबंदी लगाई कि आरएसएस एक खतरनाक संगठन है, जो हिंसा फैला रही है, अराजकता फैला रही है, नफरत फैला रही है, ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है और हमें अभी जो आजादी मिली है तो ये आजादी खतरे में पड़ जाएगी। तो एक संगठन आरएसएस है जिसको सरदार पटेल ने आजादी के लिए खतरा, देश के लिए खतरा के रूप में चिन्हित करते हुए उनके ऊपर पाबंदी लगाने का काम किया। और तब उस संगठन ने अपनी पहचान छुपाते हुए उन्होंने कहा कि हम सांस्कृतिक संगठन है, अब ये सब बोल के इन्होंने किया। जिस संगठन का आज तक कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी, कहां से पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो लेफ्ट है, वामपंथी है, वो कम्युनिस्ट तो कहते हैं कि हमें कुछ छुपाना नहीं है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी हमेशा लोगों ने कहा है कि हम अपने विचार को छुपाते नहीं है, हम खुल के जो है कहते हैं हमारा विचार क्या है। तो एक तरफ वैसे लोग जो छुपा के काम करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ जो समाज को बदलने के लिए खुल के किसान मजदूर की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें लगता है कि दो विपरीत धारा का संगठन है, विपरीत धारा का है। लेकिन आजादी के आंदोलन के दौर में आरएसएस तो हाशिए पर था, उसके खिलाफ था और उस समय कम्युनिस्ट एक मजबूत ताकत के रूप में थे। हमें लगता है कि आज जो आरएसएस की साजिश है कि आजादी के आंदोलन में थे नहीं, एंटी कॉलोनियल संघर्ष में अब थे नहीं, और इसीलिए आज वो क्या कर रहे हैं, वो चीजों को पलटते हुए, जिसको उन्होंने शब्द गढ़ा है कि डीकोलोनाइजेशन, कि अंग्रेजों के जमाने के कानून है कह करके अभी वो उसका चैंपियन बनना चाहते हैं। तो वो अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, फुट डालो और राज करो, या जो भगत सिंह ने कहा था कि भाई गोरे अंग्रेज की जगह पर भूरे अंग्रेज ना आ जाए, तो वही भूरे अंग्रेज वाला काम कर रहे हैं।
लेकिन दिखाना ये चाहते हैं कि हम देश में जो कॉलोनियल अवशेष है, अंग्रेजों के कानूनों को हम खत्म कर रहे हैं। और संविधान देश में जो आया, ये संविधान आते समय उस समय उन्होंने कहा था कि हमें मनुस्मृति चाहिए, और ये संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। तो संविधान का नाम लेकर के संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, नाम संविधान का और काम संविधान को मिटाने का। तो ये बहुत खतरनाक मामला तो है, लेकिन हमें लगता है कि इस दौर में ही आज कम्युनिस्टों को फिर से आगे आना होगा। उस समय हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज हमें वो आजादी से मिला हुआ संविधान और डेमोक्रेसी, उसके चैंपियन के रूप में आगे आना है, और इसी लड़ाई में कम्युनिस्टों का उभार इस देश में फिर से आएगा। देखिए, केंद्र में बीजेपी की मजबूती और वाम दलों की कमजोरी के बीच 2029 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे, उस चुनाव तक आपकी वाम दलों की रणनीति कैसी रहेगी? आप कैसे आगे जाएंगे? हमें लगता है कि देखिए, रणनीति तो यही हो सकती है कि अभी और ज्यादा जनता के बीच में जाना और ज्यादा संगठित आंदोलन के रास्ते पे आगे बढ़ना। चुनाव में उतार चढ़ाव रहेगा, हो सकता है केरला का चुनाव, अभी सरकार है और विधानसभा में हो सकता है कोई सरकार, क्योंकि केरला में हर 5 साल में 10 साल में सरकार बदलती रही है। तो हो सकता है वामपंथियों के पास कोई सरकार ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, छात्र नौजवानों के बीच में, दलित आदिवासियों के बीच में, हर जो लोग दमन झेल रहे हैं, जो अन्याय का मुकाबला कर रहे हैं, हर अन्याय के खिलाफ, हर दमन के खिलाफ मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े रहना है। तो हमें लगता है कि यही रास्ता है कम्युनिस्टों के लिए, और ये काम मिल के करे तो अच्छी बात है, आपस में मिल करके। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं बन जाती है। हम कहते हैं कि भाई कभी बन सकती है, बिल्कुल, लेकिन हम उसके लिए इंतजार नहीं करेंगे कि एक पार्टी बनना, एकता बनना, ये पूर्व शर्त नहीं है। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते एकता मजबूत होगी। तो पहले एकता बने, पहले कोई एक पार्टी बने, ये सब बातें जो है, हमें लगता है उससे एक तरीके से निष्क्रियता फैलती है। सक्रियता महत्वपूर्ण है, कोई खामोशी नहीं, डर नहीं, साहस के साथ, सक्रियता के साथ लोगों के बीच में काम करना, लड़ना, और उसमें जहां तक संभव हो सके साथ साथ एक साथ मिलकर लड़ना। जैसे इससे पहले समाजवादियों ने कुछ प्रयोग किए थे कि सारे समाजवादी इकट्ठा है, ऐसे कोई सारे कम्युनिस्ट इकट्ठा आने के लिए कुछ ऐसे कोई प्रयास चल रहे हैं? प्रयास भी है, तरफ से, बाहर से जैसे वही कहा कि प्रयास, जैसे देखिए वो आंदोलन में ही प्रयास होगा, एक साथ लड़ते लड़ते ही होगा। अब जैसे नहीं, मैंने पॉलिटिकली कोई प्रयास, डायरेक्ट कोई प्रयास सारे कम्युनिस्ट इकट्ठा, वही हम कह रहे हैं कि सारे कम्युनिस्ट एक हो जाए, हाँ। ऐसा कोई प्रयास मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल से वो बहुत संभव भी नहीं है। अब जैसे अभी कम्युनिस्टों के आपने कहा 100 साल, सीपीआई ये मानती है कि 26 दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी। सीपीएम के हमारे साथी मानते हैं कि 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी। हम मानते हैं कि चलो ठीक है, 20 में भी हुई, 25 में भी हुई, लेकिन 25 देश के अंदर हुआ था, और इसीलिए हम उसको ज्यादा मानते हैं। लेकिन अब 100 साल, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सीपीएम के लोग क्यों नहीं 100 साल मना रहे हैं। हमने कहा वो तो मना चुके हैं 2020 में, उसको 25 में नहीं मनाएंगे। इसलिए हो सकता है कि लोग अलग अलग अपने ढंग से देख रहे हैं, कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें लगता है कि पहले से ज्यादा तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना, समझने की कोशिश करना और मिलकर लड़ना, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेबर कोड पर अगर एक साथ मिलके, जैसे किसानों ने लड़ा था, वैसे अगर हम लड़े लेबर कोड के सवाल पर, वैसे अगर हम लड़े ये ग्राम जी जो बिल आया है इसके सवाल पर, तो देश में मजबूत किसान और मजदूरों की एकता बनेगी, और मजबूत किसान मजदूरों की एकता, उसके आधार पर ही वामपंथियों के एक होना है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो कुछ लड़ाइयाँ हुई, जो संघर्ष किए विपक्षी दलों ने किए, वाम दलों ने किए, उनके साथ यहाँ की संवैधानिक जो संस्था है, वो संवैधानिक संस्था उनका आधार था। मगर बीजेपी ने वो सारे संवैधानिक संस्थाएं, वो संवैधानिक संस्थाएं ही कमजोर कर डाली है। ऐसे में कितनी संभव है बीजेपी के साथ ये लड़ाई? नहीं, बिल्कुल संभव है। मुझे लगता है कि देखिए, संस्थाओं में
जैसे लोगों को अल्टीमेटली ये संविधान तो जनता नहीं बना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान कहाँ से आया? और कहीं से तो आया नहीं, आसमान से नहीं आया, लोगों के कोशिश से, लोगों की समझ से आया है। तो जब आप संस्थाओं को कब्जा करेंगे, अगर चुनाव आयोग को आपने ऐसा बना दिया, एक हथकंडा बना दिया, चुनाव आयोग पूरा बिल्कुल लोगों का वोटिंग राइट छीनने का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक समय है, उसके बाद लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो देश में कोई भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और लोग चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हमें लगता है कि एक समय है जब लोग देखेंगे कि भाई ये गुलामी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हमें आजाद रहना है, आजादी प्यारी है, लोगों के लिए जरूरी है। तो हमें लगता है कि देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और ऐसा कोई जन उभार आएगा जो आप देखेंगे कि चुनाव भी पलट जाएगा, और ये तमाम संस्थाएं जो कोशिश कर रही है कि हम लोगों को रोकेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। 90 के दशक के बाद एक समय ऐसा आया था जब देश की राजनीति में वामपंथी जो दल है, वामपंथी नेता है, वो अहम भूमिका निभा रहे थे। हरकिशन जी सुरजीत से लेकर सीताराम येचुरी तक ये दौर चलता रहा कि देश की राजनीति में वाम दलों के नेता एक अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसी ताकत वाम दल आगे जुटा पाएंगे? देखिए, इसमें दो बात है। हमें लगता है कि उस समय की जो आप चर्चा कर रहे हैं, वो दौर और आज के दौर में एक बुनियादी फर्क है। उस समय जो आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे जब नरसिम्हा राव की सरकार हार गई और एनडीए नहीं आई थी, एक बीच के दौर में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवेगौड़ा उस समय तो बल्कि ज्योति बासु को मुख्यमंत्री तक बनाने का प्रस्ताव किसी ने दिया, और कुछ लोग इसी पर बहस करते रहे कि भाई ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। तो वो बेसिकली यूनाइटेड फ्रंट सरकार या बाद में यूपीए सरकार, तो सरकार का संचालन, उसके लिए वामपंथियों का उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्या हो, उसकी भूमिका। आज तो सरकार में आप है नहीं, आज तो आप विपक्ष में है। आज जो एकता चाहिए वो आंदोलन के लिए चाहिए, किसी सरकार के संचालन के लिए नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में और मजबूत ढंग से हम अपनी बात कह सके, आंदोलन कर सके, पार्लियामेंट के आवाज को और सड़क पर जो आंदोलन है, ये दोनों को नजदीक ला सके, कंबाइन कर सके। इसमें कांग्रेस से लेकर के मान लीजिए क्षेत्रीय दल है, तमाम दलों को लेके कम्युनिस्ट एक बड़ी एकता बना सके। आज हमारे सामने चुनौती इस बात की है। तो हमें लगता है कि वो जो अतीत का दौर है, जिसमें हम लोग याद रखते हैं कि भाई कम्युनिस्टों के पास अच्छी संख्या थी, 60 से ज्यादा सांसद थे, एक कोऑर्डिनेशन में भूमिका थी, तो शायद वो संख्या भी नहीं है और वो संदर्भ भी नहीं है। तो आज बदला हुआ संदर्भ है, संख्या कम है, लेकिन हमें लगता है कि वो जो कम्युनिस्टों की पहचान है, जो एक तरीके से एक राजनीतिक परिपक्वता है, उस पहचान और उस परिपक्वता के साथ हमें काम करना होगा। सवाल पुराना है मगर फिर भी आपसे पूछता हूँ, जो ज्योति बाबू के बारे में हुआ था और कम्युनिस्ट ने माना था कि वो हमारी ऐतिहासिक भूल थी, ये ज्योति बाबू ने कहा, ये उन्होंने कहा, उनकी पार्टी ने भी नहीं माना। तो आप मानते हो ऐतिहासिक भूल? हम नहीं मानते वो ऐतिहासिक भूल नहीं, हम नहीं मानते हैं वो। अब ये कुछ लोग को लगता है कि अगर वो बने होते तो कोई और उसका इम्पैक्ट होता। मुझे ऐसा बहुत लगता नहीं है। वो सरकार चली भी नहीं, वो सरकार अब उस दौर में जिस समय उनको बनाने की बात थी, वो सरकार तो चली ही नहीं। गुजराल साहब बने या आपके देवेगौड़ा जी बने, तो कांग्रेस के समर्थन से चलना था, समर्थन कांग्रेस ने वापस लिया। तो कोई एक शॉर्ट लिव्ड कोई सरकार होती और उसमें ज्योति बासु मुख्यमंत्री होते, क्योंकि देखिए बंगाल के ज्योति बासु और दिल्ली के ज्योति बासु में अंतर होता। बंगाल में लेफ्ट के पास अपनी मेजॉरिटी थी, लंबा आंदोलन था, तेभागा से लेकर के पूरे 1960s के डेमोक्रेसी की लड़ाई, फूड मूवमेंट, उससे निकल करके आए थे। दिल्ली में अगर होता सबको लेके चलाना, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें वो बंगाल वाली बात दिल्ली में हो पाती। इसीलिए मुझे, खैर आज तो उस स्पेकुलेशन में जाने का कोई मतलब नहीं। देखिए 100 साल पीछे मुड़ करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मौके आपको दिखेंगे
लगेगा कि अगर ऐसा ना होकर के ऐसा होता तो परिणाम कुछ और निकलता। तो हाइंडसाइट में हम सब पीछे जब देखते हैं ना तो लगता है कि बस बिल्कुल सब साफ दिख रहा है, ऐसा ना करके वैसा करने से होता। तो बहुत ज्यादा हाइंडसाइट में सोचने से भी फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा आगे के बारे में भी सोचने से फायदा नहीं है। क्योंकि एक अर्थशास्त्री थे केन्स, और उनका एक बहुत मशहूर कहना है कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो बात आपको आज की बात करनी होगी, कल की बात करनी होगी, इसी दौर की बात करनी होगी, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। बहुत ज्यादा पीछे जाने से भी फायदा नहीं है, पीछे से देखिए, सबक लीजिए और आगे का सपना रखिए, लेकिन फोकस कीजिए आज की डेट में जो आपके सामने चुनौती है उस पर फोकस कीजिए। तो हमें लगता नहीं है कि उससे बहुत फर्क पड़ता, लेकिन अगर किन्हीं को लगता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो ठीक है। आखिरी सवाल, आप बीजेपी का तो मुकाबला कर सकते हैं, मगर चुनाव आयोग का मुकाबला कैसे करेंगे आगे में? नहीं तो चुनाव आयोग हो या इस देश में जो भी संस्थाएं हैं, जो संस्था संविधान के तहत बनी है, संविधान के तहत काम करना है, तो हमें लगता है कि वो अगर संविधान के तहत अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वही जो संविधान के पीछे जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें लगता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। संविधान में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि उसमें एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, जो आपके ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है, पार्लियामेंट को क्या करना है, ये सब फर्क किया हुआ था। लेकिन आज सब लोग मिलकर के लग रहा है कि सब एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, सरकार के हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। तो अगर संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर की जगह पर कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो जनता को ही तो आगे आना पड़ेगा। और हमें नहीं लगता कि देखिए जनता के सामने कोई सीमा नहीं है, जनता के सामने कि ठीक है अभी ये कानून है, ये इस हिसाब से करना है, बात सही बात है, लेकिन वो तमाम चीजें बदल सकती है, वो तमाम चीजें बदल सकती है। जनता अगर जरूरी समझे तो बदलने की ताकत जनता के पास है, और जनता जागेगी, जनता संगठित होगी, आगे आएगी तो सब कुछ बदल सकता है। नहीं, आप लोग कहते हैं ठीक है, आप वाम दल कहते हैं कि लोगों में जाके संघर्ष करना चाहिए, आपकी तो जो ताकत है वो सीमित है, मगर जिनके पास ताकत है वो लोगों में जा नहीं रहे, लोगों को जगा नहीं रहे। हाँ तो कैसा संभव, कैसा हो पाएगा? वही कह रहे हैं कि इसी में बदलते हैं, जो जाएंगे वो रहेंगे, जो नहीं जाएंगे जनता के बीच में वो किनारे हो जाएंगे। इसी से तो बदलाव होता है। कोई छोटी ताकत बड़ी ताकत बनती है, कोई बड़ी ताकत जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। तो चुनाव राजनीति तो एक तरीके से बदलाव का ही मामला है। इसीलिए आज की डेट में हम तो कह रहे हैं कि जो इस समय लड़ पाएगा फांसीवाद से, देश को जो भी निजात दिला पाएंगे वो आगे आएंगे, कल लोकतंत्र की लड़ाई के जो चैंपियन बनेंगे वो कल देश में नेता बनेंगे, आगे आएंगे। धन्यवाद दीपांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र दिनमान की तरफ से आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत